हम लोगों ने इसके पहले इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को बहुत विस्तार से पढ़ा और इसके बाद हम लोगों ने प्रतिस्थापन प्रभाव की विस्तृत व्याख्या की। हमने देखा कि प्रतिस्थापन प्रभाव हम दो तरह से स्पष्ट करते हैं, एक तो हिग्स विधि से और दूसरा स्लैटस्की विधि से। हिग्स विधि में आपने देखा कि उपभोक्ता की संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जो नई कीमत रेखा बनती है जो वह पुराने तटस्थ वक्र को कहीं न कहीं स्पर्श करती है और इस विधि को हम क्षतिपूरक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। लेकिन स्लैटस्की विधि में हमने देखा कि यहाँ जो नई कीमत रेखा बनती है यह वास्तव में पुराने संतुलन बिंदु को काटती हुई निकल जाती है और इस तरह से नया संतुलन एक नए तटस्थता वक्र पर होता है जो पहले तटस्थता वक्र से थोड़ा ऊपर होता है, अर्थात यहाँ संतुष्टि का स्तर बढ़ जाता है और इस विधि को हम लागत अंतर विधि के नाम से जानते हैं। और आपने ये भी देखा कि लागत अंतर को ज्ञात करना थोड़ा ज़्यादा बेहतर और आसान है बजाय क्षतिपूरक परिवर्तन के। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वह आय प्रभाव है, इनकम इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव जब हम अलग अलग पढ़ लेंगे तभी हम कीमत प्रभाव की बेहतर व्याख्या कर सकते हैं, तभी हम कीमत प्रभाव को आय और प्रतिस्थापन में अलग कर सकते हैं और वहाँ भी अलग करने की विधियाँ बिल्कुल पूर्ववत हिग्स और स्लैटस्की दोनों के माध्यम से आप अलग कर सकते हैं। इसके अलावा आप वस्तुओं के विभिन्न स्वरूप के अंतर्गत कीमत प्रभाव को कैसे हम डीकम्पोज करते हैं, जब सामान्य वस्तु होती है, जब इन्फीरियर वस्तु होती है और जब गिफिन वस्तु होती है। हम लोग इस आय प्रभाव को पढ़ें इसके पहले हम आपको एक उदाहरण के द्वारा बहुत स्पष्ट, बहुत संक्षेप में काल्पनिक उदाहरण के द्वारा यह बताने का प्रयास करेंगे कि आय प्रभाव क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, कौन धनात्मक है, कौन ऋणात्मक है, कब वस्तु सामान्य होगी, कब वस्तु निम्न कोटि की होगी और कब वस्तु गिफिन वस्तु होगी। और इस उदाहरण को अगर आप समझ गए तो आजीवन आपको फिर इस पूरे प्रकरण में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और अगर आप नहीं समझ पाए तो हो सकता है कि आप चित्र तो रोज़ बनाएंगे लेकिन आपको कंसेप्ट कभी समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको उससे सबसे पहले आय प्रभाव के बारे में बताने के पहले हम आपको एक उदाहरण बताते हैं जिसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। इसको हम ब्लैक बोर्ड की तरफ कर देते हैं। दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? यहाँ देखिए, आप पूरी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आप किसी यक्ष वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। जो वस्तु उपभोग कर रहे हैं वो क्या है? एक्स है। उसकी कीमत क्या है? पी एक्स है। और आपके पास एक निश्चित मात्रा की आय है, वो मान लीजिए वाई है। अब मान लो कि यक्स जो मात्रा है उसको ये पहले की स्थिति है, ठीक है। इसे हम P1 कर देते हैं। अब मान लो तुम इसमें यक्स की 5 इकाई खरीदते हो,
जब x वस्तु की कीमत Px1 है, ठीक है। अब हम इसमें परिवर्तन कर देते हैं। मान लो कि Px1 जो है यह कम हो जाता है और जो नई कीमत Px2 होती है यह Px1 से कम होती है, यानी x वस्तु सस्ती हो जाती है। बहुत सीधी सी बात है, बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। अब जब Px1 पहले मान लो 5 रुपया था, तब तुम इसकी 5 इकाई खरीदते थे और कुल कितना भुगतान करते थे? 25 रुपये। इसका मतलब तुम्हारी इनकम कितनी थी? 25 रुपया। ये प्रारंभिक स्थिति तुमको दी हुई है। तुम्हारे पास 25 रुपया है, Px की कीमत 5 रुपया है, तुम x की 5 इकाई खरीदते हो और तुम्हारी कुल आय क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब देखो क्या हो गया, कह रहा है कि x की कीमत कम हो गई, यानी Px2 अब कितनी हो गई? 2.5 रुपये। कितना हो गई? 2.5 रुपया हो गई। जब x की कीमत घट जाती है तो अब वो क्या करेगा? और उसकी आय तो 25 रुपया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो ये 5 इकाई खरीद पा रहा था, अब कितना खरीद लेगा? 10 इकाई खरीद लेगा, ठीक है। अब यहां जानना आपको यह है कि अगर यह जो 2.5 रुपया है, ये जो इसका ये मूल्य कम हुआ है, कम होने से अब अगर ये इतना ही खरीदता है, मान लो 5 ही इकाई खरीदता है, तो उसके पास 12.5 रुपया क्या होगा? बच जाएगा ना। अब पहले 5 इकाई खरीदता था जब 5 रुपया था, अब जब 2.5 हो गया तब भी मान लो प्राथमिक मात्रा 5 ही खरीदता है। अब देखो कि इसके उपभोग में वृद्धि कैसे होगी। अगर इसके सस्ता होने की वजह से, आपने पीछे देखा कि जब वस्तु सस्ती होती है तो हम सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु की जगह प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात कुछ महंगी वस्तुओं का उपभोग कम करके उस पैसे को कहाँ खर्च कर देते हैं? सस्ती वस्तु पर। तो जब भी वस्तु सस्ती होगी तो प्रतिस्थापन के कारण उसकी मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो अब मान लो कि 3 इकाई मांग बढ़ गई, किसके कारण से? प्रतिस्थापन के कारण से। अक्सर कहा जाता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब कि निगेटिव मात्रा नहीं, ऋणात्मक का मतलब है कि कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। वास्तव में डायरेक्शन ऑफ चेंज की बात करता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव इस दृष्टिकोण से ऋणात्मक होता है कि कीमत घट गई तो मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 5 इकाई पहले थी और अब 3 बढ़ जाएगी, कुल कितना हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो प्रतिस्थापन के कारण, सस्ता होने के कारण जो मांग बढ़ती है वो कितनी बढ़ी? 3। अब अगर ये जो तुम्हारी आय 12.5 रुपया बची है, ये तुम कहीं और भी खर्च कर सकते हो इसको। अगर आपने इसका भी कुछ हिस्सा इसी वस्तु पर खर्च किया और मान लो कि 3 इकाई तुमने और इनकम इफेक्ट के कारण खरीद ली, मतलब जो आय बची थी उसका भी कुछ पैसा कहाँ खर्च कर दिया? उसी वस्तु को खरीदने में। इसका मतलब उस वस्तु को खरीदने में प्रतिस्थापन के नाते भी मांग बढ़ रही है और आय के नाते भी मांग बढ़ रही है। यदि ऐसा हुआ तो कुल कितनी मांग हो जाएगी? 5, 3, 8 और 3, 11। इस तरह से यदि प्रतिस्थापन भी मांग को बढ़ाता है और आय भी मांग को बढ़ाती है, यदि ऐसी कंडीशन पाई जा रही है तो इस वस्तु को हम नॉर्मल गुड्स कहेंगे। यह असली मुद्दा है जो आपको हम बताना चाह रहे हैं। तो ये कैसी वस्तु होगी? तो इसे हम नॉर्मल वस्तु कहेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ये नॉर्मल वस्तु होगी। यदि प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों धनात्मक हैं तो इसे हम कहते हैं कि वस्तु सामान्य वस्तु है, ये नॉर्मल गुड्स है।
यह समझना आपके लिए पूरा का पूरा पढ़ने से 100 गुना अनिवार्य है। यह आपको नहीं आया तो फिर आपको आगे नहीं आएगा, ये निश्चित है, आप जान लीजिए। तो यह हो गया तुम्हारा सामान्य वस्तु, हो गया। हो गया। अब देखो ये खैर इसमें हो रहेगा भी तुम्हारा, तुम देख सकते हो बाद में। अब दूसरी स्थिति देखो क्या है, यहाँ ये सब जैसे अब वैसे रहेगा। पहली प्रारंभिक उपभोग तुम 5 इकाई कर रहे थे, प्रतिस्थापन ने 3 इकाई ही बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 3 इकाई। लेकिन अब आय प्रभाव ने क्या किया कि तुम्हारे पास आय जो बढ़ी, यह बजाय इस पर खर्च करने के अलावा कुछ इसका भी पैसा उसने क्या किया, दूसरी वस्तु पर खर्च कर दिया। और इसने मांग 3 प्लस करने के बजाय क्या किया, इसने मांग को 2 इकाई कम कर दिया। क्या किया? तो पहले क्या कितना बढ़ा था? 11 हो गया था। अब क्या हो गया? 5 3 8 बढ़ा, लेकिन 2 क्या हो गया? कम हो गया। या मान लो 1 ही कम करो, थोड़ा आराम रहेगा समझने में। इसने 1 कम कर दिया, तो अब वृद्धि जो 5 3 8 होनी चाहिए थी वो कितनी हुई? 7। इसका मतलब मांग 5 से बढ़ी तो 5 से 7 हुई तो, लेकिन प्रतिस्थापन ने जितना बढ़ाया था उसमें 1 इकाई किसने कम कर दिया? आय प्रभाव। तो जब आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, लेकिन वह इतना प्रभावशाली नहीं होता है कि प्रतिस्थापन के पूरे प्रभाव को खत्म कर पाए, तो ऐसे स्थिति में हम उस वस्तु को निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं। कैसी वस्तु कहते हैं? इंफीरियर। यहाँ आय प्रभाव ऋणात्मक तो होता है, लेकिन प्रतिस्थापन के प्रभाव को पूरा पूरा खत्म नहीं कर पाता है। मांग बढ़ती तो है, लेकिन उतना नहीं बढ़ती जितना कि उसे बढ़ना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं इंफीरियर गुड। क्या कहते हैं? इंफीरियर। ये हो गया, उसमें आ रहा है कि नहीं नीचे? तो ये देखो हमारा इंफीरियर गुड जो है यहां तक है। अब इसमें तीसरा देखो क्या है। तीसरा, अब ये 5 इकाई प्रारंभिक उपभोग है, 3 इकाई प्रतिस्थापन के नाते है, ठीक। लेकिन अब ये क्या करता है कि इसको 4 इकाई कम कर देता है। कितना कम कर देता है? 4 इकाई। अर्थात प्रारंभिक मात्रा भी कम हो जाती है। जब 4 इकाई कम करोगे 3 ये खत्म हो जाएगा और 1 इसमें से निकल जाएगा ना, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसे हम कहते हैं गिफिन गुड्स। क्या कहते हैं? इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि प्रतिस्थापन तो हमेशा मांग को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा अगर मूल्य घटता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखना यह है कि इनकम का प्रभाव क्या होगा। इनकम का प्रभाव यानी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। तो ये कह सकते हो कि प्रतिस्थापन मूल्य के बढ़ने पर सदैव मांग को बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन आय प्रभाव मांग को बढ़ा भी सकता है और मांग को घटा भी सकता है। तो किस दशा में वस्तु निम्न कोटि की होगी और किस दशा में वस्तु उच्च कोटि की होगी, यह आपने यहाँ देखा। यह टेबल आपको रट जाना चाहिए बिल्कुल, जैसे आप पहाड़ा रटते थे बचपन में वैसे, क्योंकि ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी तरह के प्रश्न का जवाब भी इसमें है। और आप कोई भी चित्र बनाएंगे, अगर आपके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट है तो आप बड़े आसानी से चित्र बना लेंगे, आपको याद करने या रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिटाए किस प्रभाव से कम हुआ है? -4। ये -4 हुआ ना, तो जो तुम्हारी आय बढ़ी है यहाँ, ये 12.5 रुपये आय तुम्हारी बच गई ना, तो
तो ये 12.5 रुपया तो तुम यहाँ से हटा ही रहे हो, कहीं और ले जा रहे हो। ये उस स्थिति में होता है। देखो जैसे तुमसे बताएं, 2 स्थितियाँ होती हैं। जैसे मोटे अनाज हैं, ज्वार, मक्का, बाजरा, इस तरह की वस्तुएं हैं, तो इन वस्तुओं पर तुम्हारी आय बढ़ने पर आय का बहुत हिस्सा इन पर खर्च नहीं होता, बल्कि कम ही होता है थोड़ा, बल्कि तुम बेहतर की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास करते हो। ठीक है। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे डालडा और वनस्पति घी, देसी घी और वनस्पति घी। तो तुम किताब में उदाहरण देखे होंगे कि जो ये गिफिन वस्तुएं हैं, ये कैसी हैं कि आय आपकी बढ़ती है तो इनकी मांग बढ़ने के बजाय घट जाती है। क्यों घट जाती है? जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तब आपको, ऐसा नहीं कि कोई वस्तु खराब है, मक्के की रोटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं खराब है, लेकिन जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तब आप मक्का ज़्यादा खाने के बजाय मक्के की जगह गेहूँ खाने लगते हैं, तो मक्के की मांग क्या हो जाएगी? खत्म हो जाती है ना, जब आपने पहले से भी कम खाना शुरू कर दिया तो आय बढ़ने पर। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा आय बढ़ गई तब आपने गेहूँ खाना बंद कर दिया, तब आप टमाटर का सूप पी रहे हैं, काजू खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, केला खा रहे हैं। तो अभी तक तो गेहूँ बहुत अच्छा था, अब गेहूँ क्या हो गया? और ख़राब हो गया। और आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो आप और कोई दूसरी, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जिनका आप उपभोग करते हैं या आपके जो टेस्ट का इस लेवल होता है वह आपकी आर्थिक स्थिति के साथ बदलता रहता है। कल जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है आज वह अच्छी नहीं लगती है। कारण यह है कि हमेशा, ये इंसान का स्वभाव है, आपकी मान्यता भी है कि हमेशा हम अच्छी वस्तु का प्रयोग करना चाहते हैं। नहीं कर पाते वो अलग मुद्दा है। जैसे हम बाज़ार में जाएं और बिना ब्रांड का कपड़ा खरीद लें, इट्स ओके, वी डोंट हैव सफिशिएंट मनी सो दैट वी कैन परचेज एनी आइटम विदाउट ब्रांड। लेकिन अगर वह दिन आ गया कि नाउ वी हैव सफिशिएंट मनी एंड आई कैन परचेज एनीथिंग, देन डेफिनेटली यू विल परचेज एनी आइटम विच इज़ ब्रांडेड। तब आप नहीं खरीदोगे कोई भी सामान जा करके, ये खरीद लोगे? तो कोई सामान हम इस्तेमाल भले ख़राब कर लेते हैं लेकिन चाहते हमेशा क्या है कि अच्छा इस्तेमाल करें। तो जैसे ही अवसर मिलता है हम खराब को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? खराब इन द सेंस कि हमको अब बेहतर पाने की संभावना बन जाती है। आप किसी वस्तु को अच्छा खराब में डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अब गेहूं तो बहुत अच्छा है लेकिन आप एक समय के बाद गेहूं भी नहीं खा रहे हैं ना। बहुत लोगों के जो खाने का कंटेंट है उस खाने के कंटेंट में दिन भर में राशन कहीं है ही नहीं है। वो गेहूं चावल दाल से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुबह वो नाश्ते में अंडा ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं ना, दोपहर में खाते ही नहीं है और रात में 20 तरह की सब्जी को उबाल करके केवल सब्जी खा लेते हैं। कहीं आया रोटी चावल दाल? कहीं आया? और तुमसे ज़्यादा मजबूत रहेंगे। सारी बीमारी रोटी चावल दाल से शरीर के अंदर जाती है ना। वैसे भी शरीर बिल्कुल निरोग रहता है। ये इसमें बीमारी कहाँ से जाती है? खाने के माध्यम से। बहुत सीधी सी बात है। तो अगर कुछ न खाओ तो कभी बीमार पड़ोगे? कभी नहीं पड़ोगे। इसलिए नहीं मरोगे ना भाई। नहीं खाओगे तो तुम बढ़िया चीज़ सूप पियो, पानी पियो, दूध पियो, मत खाना खाओ जो चीज़ें नुकसान नहीं। लिक्विड, इसीलिए कहते हैं लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिक्विड को पचाने के लिए लीवर को कुछ नहीं करना होता, वो पचाया ही रहता है ना। और अब तुमने क्या किया कि 18 रोटी खा लिया था तो उसे पचाना पड़ेगा ना। तो पचाना पड़ेगा तो फिर मशीन काम करेगी। इसलिए हमेशा जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? लिक्विड लीजिए, सूप पीजिए, खिचड़ी पतली खाइए बना करके, कहता है ना। तो अगर आप वही चीज़ पहले से ही खाते हो तो सारे वेजिटेबल आपने बेक कर लिए, बॉयल कर लिए, कुछ नहीं है उसको आपने खा लिया, उसमें क्या नुकसान करेगा ना। लेकिन जब उसी वेजिटेबल में आप आधा किलो तेल, ढेर सारा मसाला, ढेर सारा प्याज, 3 घंटे उसको आपने खौलाया तो वो जहर हो गया, वो खाना कहाँ रह गया। और हमको आपको वही अच्छा लगता है क्योंकि हमारे आपकी जो टेस्ट का डेवलपमेंट है वो उसी तरह से है ना। तो इसीलिए हमारी जो कुजीन है हमारे हिंदुस्तान की और जो बाहर के देशों की, दोनों बहुत अंतर है। उनकी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, हमारी चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं। कहने का मतलब ये है
कि ये जो टेबल है ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अब देखो, अब हम लोग इनकम इफेक्ट की बात करते हैं। आय प्रभाव क्या है, ठीक है, इसको मिटाएं। अब देखो, अगर अन्य बातें समान रहें और केवल उपभोक्ता की आय बदल जाए, ठीक है, तो आय अगर बदल जाती है केवल, तो मैंने आपको पीछे बताया है कि केवल आय बदलने से सिर्फ कीमत रेखा, जैसे मान लो उपभोक्ता की आय एक्स और वाई की कीमतें दी हुई हैं, तो हम कीमत रेखा ए बी खींच सकते हैं, यही है। तुम्हारे नोट्स में डिटेल में है, इसमें तुम समझ लो। अब मान लो प्रारंभिक संतुलन यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ, ये चीज। इसके बाद अगर आय बढ़ जाती है तो तुमने देखा था कि कीमत रेखा उसी के समानांतर राइट साइड में क्या होगी, शिफ्ट कर देगी, ठीक है। और अगर आय घट जाती है तब इसी के समानांतर नीचे की ओर आ जाएगी, ठीक है। ये अगर ऐसा हुआ और ऐसा होने पर हमारा संतुलन यहां से यहां चला गया और यहां से यहां चला आया, तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से कि इस दशा में हम यहाँ पहले x की इतनी मात्रा का उपभोग कर रहे थे और y की इतनी मात्रा का। अब हमने x का उपभोग भी बढ़ा दिया और क्या किया, y का उपभोग भी बढ़ा दिया। यहाँ x का उपभोग भी कम कर दिया और y का उपभोग भी क्या किया, E1, E2, E3, इंडिफरेंस कर 1, ये इंडिफरेंस कर 1, इंडिफरेंस कर 2, इंडिफरेंस कर। यहाँ इसको आप ध्यान से देखें तो अन्य बातें समान है, कीमतों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल आय बदल जा रही है, या तो बढ़ जा रही है या तो घट जा रही है। ऐसे में हम दोनों वस्तुओं का उपभोग या तो कम कर देते हैं या तो ज़्यादा कर देते हैं। अगर इस तरह से संतुलन बिंदुओं E1, E2 और E3 को मिलाकर के एक रेखा खींच दें तो इस रेखा को हम कहते हैं आय उपभोग वक्र। क्या कहते हैं, आय उपभोग वक्र या इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, ICC। क्या कहते हैं, ICC, ठीक है। यहां तुम बहुत सारी बातें और भी देख सकते हो। अगर यह वस्तु सामान्य है, वस्तु कैसी है, दोनों सामान्य है, x भी सामान्य है और y भी, क्योंकि आय बढ़ गई, हमने दोनों की मांग क्या कर दी, बढ़ा दी, सीधी सी बात है। और प्रतिस्थापन तो वैसे भी बढ़ाता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ हमने दोनों की मांग बढ़ा दी, तो यह x y दोनों वस्तुएं कैसी हैं, सामान्य हो गई। अब देखो, अगर मान लो हमको यहाँ इतना ही समझो, बाकी अगली चीज समझेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया आय प्रभाव। जब दोनों वस्तुएं सामान्य हैं तो सीधी रेखा होती है, जिसको हम कहते हैं कि आय उपभोग वक्र है। एक इसका स्वरूप ये होता है इनकम कंजम्पशन कर्व का, ठीक है। मिटाएं इसको। अब देखो, एक चीज यहां तुम और समझ लो, आगे तुमको हमेशा काम देगा। ये मान लो कि प्रारंभिक कीमत रेखा थी और ये तुम्हारा संतुलन है, ठीक है। पीछे डिटेल जान चुके हो, इसलिए यहां बहुत जानने की जरूरत नहीं है। अब कह रहे हैं कि आय बढ़ जाती है, ये होगी
ठीक है, इसमें यहाँ y है और यहाँ x है। तुमने देखा कि जब दोनों ही वस्तुएं सामान्य होती हैं तो कीमत रेखा ऐसी जाती है, देखा ना। यहाँ तुमको मैं गणित भी बताते हैं। इसको तुम क्या करो कि यहाँ से एक यहाँ रेखा खींच दो और एक रेखा सीधे यहाँ खींच दो, खींच दी, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर ये आय में परिवर्तन होने पर नया संतुलन, इस लाइन को भी उतने ध्यान से रटो जिस ध्यान से तुमने टेबल रटा है। ये टेबल का ही वास्तव में चित्र के द्वारा प्रस्तुतिकरण है। अब अगर प्रारंभिक संतुलन E1 पर होता है मान लो, ठीक है, तो जहां तुम इतना x का उपभोग कर रहे हो x1 और इतना y का उपभोग कर रहे हो y1, ये कीमत रेखा प्रारंभिक AB है और ये A1B 1 होगी, ठीक। ये तुम्हारा अगर संतुलन यहां होता है, तुम देखो ये यानी IC1 से बदल करके अगर संतुलन IC2 पर होता है E2 बिंदु पर, तो हम कहेंगे दोनों वस्तुएं कैसी हैं, सामान्य, ठीक है। अब देखो, अगर संतुलन इसके और इसके बीच में होता है, या संतुलन इसके और इसके बीच में होता है, या संतुलन इसके और इसके बीच में होता है, या संतुलन इसके और इसके बीच में, सारी गणित यहीं पर है, यहीं सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे सिर्फ चित्र बनेंगे, समझने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो, अब मान लो जब ये कीमत बदली तो यहाँ तो दोनों वस्तुएं सामान्य हैं। अब अगर मान लो कि x वस्तु इंफीरियर हो, x क्या हो, इंफीरियर हो और y नॉर्मल, कैसी हो, y नॉर्मल है और x इंफीरियर। इसका मतलब यह है कि अगर यहां होता है बना दे रहे हैं, देखो बहुत क्लमजी हो जाएगा, ये x2 और तुम लोग बना जाओ, साथ में बनाते जाओ y2, यहां दोनों सामान्य है, ठीक है। अब अगर मान लो कि x इंफीरियर हो गया और y सामान्य हो गया, तो ये चीज याद रखो कि तब जो संतुलन यहां हुआ था, अब वो इसके बीच में कहीं होगा, जहां x की मात्रा कुछ घटेगी लेकिन y की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो कहाँ होगा, यहां संतुलन होगा, ये रेखा IC3 और E3 पर यहाँ। और अगर हम इसको यहाँ लिख दें, E3 पर यह संतुलन का बिंदु है, तो चित्र यहाँ बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये कह देते हैं कि x y इंफीरियर है, क्या है, y इंफीरियर है और x नॉर्मल है, तब यह संतुलन इसके और इसके बीच में होगा। ये ध्यान दो, इसके और इसके बीच में संतुलन होगा ना। इसका मतलब कि ये यहाँ होगा IC4, यहाँ E4, IC4, तो ये क्या हो जाएगा, E4 या IC4, ये हो जाएगा। यहाँ y इंफीरियर है और x सामान्य है, क्योंकि x का उपभोग ज्यादा हो रहा है, y का उपभोग कम हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल वही एग्जैक्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो तुमने टेबल में पढ़ा है, ठीक है। इसलिए इसको भी उतने गहराई से रखने की जरूरत है कि कहाँ बना देंगे तो इंफीरियर होगा, कहाँ बना देंगे तो नॉर्मल होगा, कब x इंफीरियर होगा, कब y इंफीरियर होगा, कब x नॉर्मल होगा, कब y नॉर्मल होगा। अब देखो इसके बाद, अब मान लो क्या कि x गिफिन वस्तु हो गई और y नॉर्मल वस्तु, ठीक है। क्या हो गया, x गिफिन वस्तु हो गई और y नॉर्मल वस्तु। अब x गिफिन हो गई, इसका मतलब कि x का उपभोग पहले से भी कम हो जाएगा। यही ना हमने टेबल में देखा था कि 5 पहले कर रहा था, उससे भी कम हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब 4 तब होगा
जब अगर यहाँ चला जाए, ये देखो यहाँ चला जाए, यानी इसके आगे चाहे जहाँ चला जाए, यही ना, इस रेखा के आगे 5 के इधर चाहे जहाँ चला जाए तभी तो होगा। तो अगर यहाँ चला गया यानी संतुलन कहाँ हो जाएगा, ऐसे। तो ये जो E5 है या IC5 है, यह बता रहा है, ये क्या होगा, E5 यह बताएगा कि x गिफिन है और y कैसा है, नॉर्मल है। यहाँ ठीक है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा। यहाँ नहीं आज समझेंगे तो जीवन में कभी नहीं समझेंगे। इसको भी आप लिख करके ले लीजिए, क्योंकि फिर आपके दिमाग में कोई न कोई कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा और यहाँ सारा कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी तरह का डाउट यहाँ आपके मन में रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अगर इसके ठीक दूसरे तरीके से आपको क्या कहना है कि y गिफिन है, क्या है, y गिफिन है और x नॉर्मल है, तब संतुलन यहां से इसके बीच में कहीं होगा ना। मान लीजिए यहां हो जाता है ये, तो E6 या IC6 यहां, यहाँ क्या होगा, E6 या I इंडिफरेंस का 6। यहाँ देखिए y गिफिन हो गया और ये x क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से हम सारा एक साथ एक चित्र में भी बहुत विस्तार से बना सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई आपको परेशानी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप तुरंत बताइए। हो गया बेटा? हाँ, हो गया ना? चलो उसमें बना भी होगा, हालांकि ये नहीं बना था ऐसे तो उसमें एक साथ। ये देखो, अब हम इसको बहुत आसान तरीके से, अब हमने इसका डिटेल समझ लिया और हम सिर्फ आय उपभोग रेखाएं बना करके भी ये बता सकते हैं कि ये देखो, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। अब देखो, अगर ये सीधी रेखा जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, इनकम कंजम्पशन।
हाँ, ये देखो, अगर केवल और केवल एंजिल वक्र के द्वारा हमको बताना हो तो जब दोनों वस्तुएं नॉर्मल हों, यहाँ क्या लिखेंगे, x और y कैसी होगी, नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, अगर हमको ऐसे बनाना हो केवल थोड़ा सा, तब क्या होगा, यहाँ y हो जाएगी नॉर्मल और x हो जाएगी इंफीरियर, ठीक। अगर ऐसे बना दिया जाए तब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा नॉर्मल और x हो जाएगा गिफेन, ऐसे तो बना हुआ है। इसी तरह अगर हम इसको बना देंगे, ये हो जाएगा x नॉर्मल और y इंफीरियर, और लेकिन अगर ऐसे बना देंगे तब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा गिफेन और x हो जाएगा नॉर्मल। तो 1 2 3 4 5 ये तुमने देखा, इतने पॉइंट तुमको प्राप्त होते हैं। तो चाहे उस तरह से बनाओ सारा एक साथ, और चाहे इस तरह से बनाओ, लेकिन एक बार सीधी रेखा होगी, एक बार बैकवर्ड स्लोपिंग होगी, एक बार इस तरह से। तो किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। यह कंप्लीट तुम्हारा जो इनकम इफेक्ट है उसके बारे में है। अब हम लोग कीमत प्रभाव अब इसके बाद पढ़ेंगे, और कीमत प्रभाव को कैसे हम आय में अलग करते हैं, कैसे प्रतिस्थापन में अलग करते हैं, हिग्स की विधि क्या है, स्लटस्की की विधि क्या है, सामान्य वस्तु के संदर्भ में कैसे करते हैं, निम्न कोटि की वस्तु के संदर्भ में कैसे करते हैं, और गिफिन वस्तु को। यह चित्र हमको याद रहना चाहिए कि कहाँ बनता है, जहाँ बनेगा उसी हिसाब से निम्न कोटि, सामान्य वस्तु और गिफिन वस्तु की व्याख्या होगी। तो हम लोग कल पढ़ेंगे कीमत प्रभाव। तो कल पढ़ के आना कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट।